टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में बहुत तरह के घोटाले के बारे में आपने सुना होगा। चारा घोटाला, सृजन घोटाला, अलकतरा घोटाला, शिक्षक बीएड घोटाला, मतलब तरह तरह का घोटाला आपने सुना होगा। तो बिहार में घोटाला के लिए भी एक अलग से अगर अध्ययन किया जाए तो इस तरीके के बहुत सारे घोटाले आपके सामने आएंगे। लेकिन आज जिस हम घोटाले की चर्चा करने जा रहे हैं वो इस देश और दुनिया के लिए एक अलग तरीके का अजूबा घोटाला, ऐसा भी घोटाला हो सकता है कोई सोच नहीं सकता है। जी हाँ, हम उस तरीके के घोटाले की बात करने जा रहे हैं जो घोटाला बिहार की सरकार कर रही है, नीतीश की सरकार कर रही है। हम बात शिक्षक बहाली की कर रहे हैं। याद होगा जब आरजेडी और जदयू की सरकार बनी, बीजेपी से जब नीतीश बाहर आए तो युवाओं को नौकरी देने की एक होड़ सी लगी और जो जहां जिस तरीके से हुआ, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 10 लाख हम युवाओं को नौकरी देंगे, ये ढिढोरा पीटा जाने लगा। इसी ढिढोरा पीटने के दौरान बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति के लिए एक वैकेंसी निकाला। याद होगा कि 30/5/2023 को ये वैकेंसी निकली, बीपीएससी ने वैकेंसी निकाला जिसमें 1,70,461 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ये वैकेंसी जारी हुआ। और इस वैकेंसी में पूरे भारतवर्ष के छात्रों को मौका दिया गया। बिहार के नागरिक होना अनिवार्य नहीं रहा। परीक्षाएं हुई, रिजल्ट निकला, बहाली की प्रक्रिया होते होते मात्र 92,000 के करीब, जिसमें 28,000 पहले से जो नियोजित शिक्षक थे इनके, उसमें जो पहले से शिक्षक बहाल थे वो सारे मिलाकर लगभग 92,000 शिक्षक की नियुक्ति हो पाई। और इस नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसको नज़रअंदाज बीपीएससी को नहीं करना चाहिए था। आरक्षण पॉलिसी को उन्होंने नज़रअंदाज किया। उन्होंने सप्लीमेंट्री रिजल्ट, भाई आप पहली वैकेंसी निकाले, उस वैकेंसी की पूरी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी। और रिजल्ट इस तरीके से इसने निकाला जैसे मान लीजिए कि 60 नंबर कट ऑफ मार्क्स मिला और 60 नंबर पर कट ऑफ मार्क्स पर 2,000 स्टूडेंट आ गए, लेकिन सीट 1,000 ही है। तो उस 1,000 को बाहर निकालने के लिए इन्होंने एज देखा कि जिसका ज़्यादा उम्र है उसको हम वरीयता देते हैं। तो इस तरीके से बीपीएससी वरीयता देते ये जो रिजल्ट निकाले, 1,23,000 लोगों का रिजल्ट निकाले, बच्चों का, छात्रों का, उसमें 92,000 लोग बहाल हुए मात्र। उसमें 28,000 नियोजित शिक्षक थे। जबकि इस पूरे बहाली प्रोसेस में सीट खाली रह गया। आप देखिए 92 कहाँ, 1,73,000 सीटों की वैकेंसी निकाली थी। और ऐसे स्टूडेंट जिसका इस आधार पर नौकरी नहीं हुई कि आप सेम नंबर तो लाए हैं लेकिन एज में जो आपसे बड़े हैं उनको हमने वरीयता दिया। और बीपीएससी ने 50,000, आप हैरान रह जाएंगे कि 50,263 रिक्तियां पहली बहाली का दूसरे बहाली में जोड़ दिया। कहा कि इतने छात्र हमको मिले नहीं, योग्य नहीं मिले, इसलिए इनको जो है सो हम दूसरे TRE 3 में 2 में हम बहाल करने के लिए दे रहे हैं। और जो बहाली 70,000 की वैकेंसी निकली थी वो बढ़कर 1,22,000 हो गया। मतलब पहले चरण की बहाली का जो वैकेंसी है उस वैकेंसी को दूसरे चरण में समाहित करके फिर इसको 1,22,000 शिक्षकों को बहाल कर रहे हैं। मतलब हंगामा खड़ा करना है। जैसे पहली बार 1,73,000 शिक्षकों की बहाली का वो हंगामा खड़ा किए और बहाली हुआ मात्र 92,000। लेकिन जो बची हुई सीटों पर जो योग्य उम्मीदवार थे उनको बहाल करने के बजाय तरह तरह के कॉम्प्लिकेशन खड़े करके, और आपको हम बताएं कि उस 92,000 जो शिक्षक बहाली हुए उसमें से अभी तक 10-15,000 ऐसे शिक्षक हैं जो फर्जी पकड़े गए हैं, जिनकी योग्यता नहीं है, सीटें जो समय पर कंप्लीट नहीं किए,
उनकी 60% मार्क्स नहीं है, आरक्षण का गलत लाभ लिया। मतलब उस 92,000 में भी जो बहाल किए उसमें भी 15-16 हज़ार ऐसे लोग बहाल हो गए हैं जो योग्य ही नहीं थे, तो वो भी सीट गया। और अभी 50,000 सेकंड में जोड़ दिए। अब वो जो 15-16 हज़ार फर्जी पकड़ाया है वो TRE 2 में भी यही खेला हुआ, अब TRE 3 का वैकेंसी निकाल दिया। तो ये वैकेंसी घोटाला है। मतलब दिखाने के लिए हमने 2.25 लाख शिक्षकों को बहाल किए, हमने 1,22,000 शिक्षकों को बहाल किए, फिर हम 80,000 शिक्षकों को बहाल कर रहे हैं। तो ये जो बहाली के नाम पर जो एक मानसिक तौर पर एक माहौल बनाने की जो कोशिश नीतीश सरकार के द्वारा की गई है, उसके पीछे कितना बड़ा घोटाला है इस खबर के सहारे आप समझ सकते हैं। अब जरा चलिए हम एक ऐसे छात्र से हम आपको मिलाते हैं जो सरकार की इस घोटाले मतलब वैकेंसी घोटाले के खिलाफ हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने उसके पक्ष में जजमेंट दिया है, लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, हम अपॉइंट नहीं करेंगे, हम डबल बेंच में देंगे। चलिए हम उस छात्र के साथ पास चलते हैं जो छात्र अपना बकरी, अपना गाय भैंस बेचकर हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ा है। हमारे साथ धीरेन्द्र जुड़ रहे हैं जो छात्र हैं और इस मामले को लेकर वो हाई कोर्ट में रीट फाइल किया था। रीट फाइल होने के बाद छात्र के पक्ष में जजमेंट आया, लेकिन शिक्षा विभाग उस जजमेंट को पर कार्रवाई करने के बजाय, मतलब उस जजमेंट के आधार पर नियुक्ति करने के बजाय छात्रों को डबल बेंच में जाने की धमकी दे रहे हैं। अब सीधे चलते हैं धीरेन्द्र के पास और धीरेन्द्र से समझना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था, हाईकोर्ट में कितने दिनों तक सुनवाई हुई, बीपीएससी का क्या तर्क था, सरकार क्या तर्क दे रही थी और आखिरकार हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसका आधार क्या। चलिए हमारे साथ धीरेन्द्र जुड़ गए हैं। चलिए धीरेन्द्र, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए और एक ऐसी लड़ाई लड़ रही हैं आप जो लड़ाई बिहार के हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। धीरेन्द्र, सबसे सीधा पहले हम सर जानना चाहेंगे जी। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल जो टाइम्स ऑफ स्वराज है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस घड़ी में सर अभी हमारी मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आ रहे हैं। पता नहीं सरकार यहाँ पे हमने मैं क्या बोलूँ, मैं बोलने के लिए बिल्कुल ही इतना मुझे ऐसा लग रहा है सर कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं बड़े बड़े चैनल से संपर्क किया पर पता नहीं सरकार का बड़े न्यूज चैनलों के साथ क्या कम्युनिकेशन है, जो कि मैं केस जीतने के बाद भी मतलब मैं इमोशनली हो रहा हूँ सर। मैं ये बात कैसे आपके साथ बयां कर सकूं, बट मैं इतना कहना चाहता हूं कि सर हम लोग TRE 1 के अभ्यर्थी हैं और TRE 1 में जो आयोग थी, आयोग ने जो लड़के जो एलिजिबल लड़के नहीं थे, यानी कि जो योग्य लड़के नहीं थे, उनको भी एग्जाम में बैठने का मौका दिया था। जैसे अगर बीपीएससी का जो परीक्षा लेती है बीपीएससी, तो उसमें सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य होता है, लेकिन बीच भर्ती में बिहार लोक सेवा आयोग ने निर्णय लिया कि जो लोग सीटेट पास नहीं है वो भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती का परीक्षा देंगे और उसके सिमिलर ही सीटेट का एग्जाम था। आप थोड़ा सा समझिए कि जैसे कोई सिपाही भर्ती हो, अब कोई उसमें आर्ता सेटअप हो कि मैट्रिक पास चाहिए। अब मैं अभी 1 महीने के बाद मैट्रिक का एग्जाम देने वाला हूं और जस्ट 15 दिनों के बाद बिहार पुलिस का एग्जाम है। तो अगर बिहार सिपाही भर्ती जो कराते हैं वो ये बोल दे कि आप अभी सिपाही भर्ती में बैठ जाइए और आप 1 महीने बाद मैट्रिक पास कर लीजिएगा, लेकिन मैंने सिपाही भर्ती तो निकाल ली बट मैं मैट्रिक फेल कर गया। वही हुआ कि जो लोग बीपीएससी में मेरिट में आ गए लेकिन वो सीटेट फेल कर गए। अब जो सीटेट फेल कर गए, ऐसे बच्चों की संख्या सर 5 से 6 हजार थी और वो काउंसलिंग में भी नहीं आए। और आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था कि जो भी मल्टीपल रहेगा या इनएलिजिबल रहेगा उन सारी सीटों पर हम मोर देन 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। लेकिन एक बैग क्या हुआ, अचानक आयोग ने ये फैसला ले लिया कि हमें केवल मल्टीपल पर जारी करना है और इनएलिजिबल पर हमें नहीं जारी करना है। मैं एक बार टाइम्स ऑफ स्वराज के न्यूज सुन रहा था, आपके ही मुंह से मैंने सबसे पहली बार सुना था कि अगर ये मुकदमा कोर्ट में जाता है तो ये कहीं से नहीं टिकेगा। मैं बिल्कुल आप सभी जो मोटिवेट किए उन्हीं के राहों पर, और हमारे कई बड़े भाई हमें मोटिवेट किए कि इन सब मैटर पर कोर्ट में जरूर न्याय मिलता है, क्योंकि हम लोगों के साथ अन्याय हुआ
और हम लोग बता देते हैं बीपीएससी टीआरई 1 में मैं बीसी कैटेगरी में हूँ और 60 नंबर लाया हूँ। और 60 नंबर लाने वाले आज पढ़ा रहे हैं, बस मैं उनसे साल भर का छोटा हूँ। और हमारे ही केस में जो याची है, बहुत ऐसे याची हैं जो 8 दिन से उम्र में कम है और उनको छांट दिया गया है। यानी कि 8 दिन पहले उनसे जो पैदा हुए थे वो आज कहीं ना कहीं विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, वो वेतन उठा रहे हैं, वो रोजगार वाले इंसान कहला रहे हैं। लेकिन अगर हमारी माँ ने हमें 8 दिन बाद में पैदा किया तो हमारा क्या दोष था कि आपने हमें छांट दिया। मैं कोर्ट गया, कोर्ट ने हमारी बातों को समझा और हमें न्याय दिया। और कोर्ट ने आदेश दिया है सरकार को कि आप टीआरई 1 का जितना भी खाली सीट है, हर एक सीट को आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट से भरिए। 30 दिन का समय होता है। आज कल 30 दिन पूरा हो गया, कल चूंकि संडे था। अब हम लोग यहाँ पे अगर सरकार डिसीजन नहीं मानती है तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए बाध्य होंगे। लेकिन मैं यही माननीय मैं नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूं कि आखिर में मैं आप ही का बच्चा हूं ना, मैं बिहार का ही बच्चा हूं। आज अगर हमारी जीत हुई है तो आपकी जीत हुई है, क्योंकि आपको ये बात सोचना चाहिए कि आपके राज्य के जो छात्र है कितने संघर्षशील है। जो आपके अधिकारी गलती करते हैं और उसके विरुद्ध हम लोग कोर्ट में लड़के जीत जाते हैं, उसके बाद भी आज सुनवाई नहीं हो पा रही है। आखिर में ये कैसी विडंबना है, ये कैसा बिहार है। आज जो हमारे बड़े बड़े नेता लीडर्स जो कहते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, कहाँ है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट? बताइए, कोर्ट से हम जीते हुए आज 30 दिन हो गया। और जब हम लोग शिक्षा विभाग गए, जब हम लोग शिक्षा मंत्री के पास गए, शिक्षा विभाग में हमें क्या आश्वासन मिला कि आप लोग भ्रम में मत रहिए, हम लोग डबल बेंच का तैयारी कर रहे हैं। बताइए, हम अभ्यर्थी कितना गरीबी से हम लोग जूझते हैं। हम लोग का मतलब ये जो डीएलएड करने में हम लोग का जमीन तक बिक चुका है। यहाँ तक कि हम लोग केस लड़ने के लिए कई एक याची हमारे घर का जो बकरी था, जो कि उसका रोजगार पूंजी का एक स्रोत होता है, वो तक उसने बेच डाला। अब अगर हम यही सवाल करते हैं सरकार से या सरकार के उन पदाधिकारियों से जो हमें धमकी देते हैं कि हम डबल बेंच में जाएंगे, आप तैयार रहिए, तो मैं बता देता हूं कि आखिरकार अगर मुझे अपना शरीर से खून भी निकाल के बेचना होगा तो भी हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम भी डबल बेंच में लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हम सर आपके चैनल के थ्रू से सरकार को एक मैसेज देते हैं, क्योंकि फैसला जो आया है वो अभ्यर्थियों के हक में आया है और अभ्यर्थियों का फ्यूचर, चूंकि कोर्ट में समय बर्बाद होता है, समय को देखते हुए मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। मैं कोर्ट से जीत के आया हूं, मुझे किसी के मुंह से जीत नहीं मिला है। माननीय जस्टिस नानी तागिया जी ने 18 जुलाई 2024 को फैसला सुनाया है कि सारे इनएलिजिबल सीट को टीआरई 1 से भरिए। और कोर्ट में सरकार को लताड़ लगी है। जिस दिन वो सुनवाई चल रही थी, मैं जज साहब के सामने था, मैं वही धीरेन्द्र कुमार हूं, और वहां पे सरकार को किस प्रकार लताड़ मिली है वो सरकार के जो वरीय अधिवक्ता होंगे उनको इस बात की जानकारी होगी। तो उसके बावजूद भी आखिर में हम अभ्यर्थियों का समय और धन व्यर्थ करने के पीछे जो प्रयास किया जा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या हम बिहारी नहीं है? क्या हम बिहार के नहीं है? क्या हम आपके बच्चे नहीं है? कोर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि एक ही एग्जाम को बच्चा बार बार क्यों पास करे। अगर किसी भी एडवर्टाइजमेंट पर 10,000 की वैकेंसी बहाली निकलती है तो 9,999 नहीं, 10,000 सीटें फुल होना चाहिए। आप तो यहाँ पे 20,000 सीट खाली छोड़ के दूसरी बहाली निकाल दे रहे हैं। यानी कि अगर आप जितना बहाली निकालते हैं उतने बच्चों का उस पर अधिकार है, तो आप किस वजह से हमें छांट दे रहे हैं? हमने समान नंबर लाया है, हमारा उम्र 25 वर्ष है और किसी का उम्र 26 वर्ष है, तो 26 वर्ष वालों को आप ले लिए, आप 25 वर्ष वालों को छोड़ दिए। ये कैसा न्याय है? ये कैसा बिहार में आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है? हमको और तो जबकि समझ से सीट बिल्कुल बचा बाहर हुआ है। है, जबकि धीरेन्द्र सीट खाली है और ले नहीं रहे हैं, मतलब क्या विडंबना, बिल्कुल यही सर, है ना। बिल्कुल सीट खाली पड़ा है। अभी भी आयोग अगर यदि सही से गणना करे सीटों की तो लगभग प्राइमरी में 6,000 प्लस सीटें खाली है। लेकिन उस सीटों पर रिजल्ट नहीं देने के बजाय ये धमकी दिया जाता है कि आप भ्रम में नहीं रहें,
हम लोग डबल बेंच में जाएंगे। अच्छा तो मैं यही बोलता। धीरेन्द्र, एक सवाल है कि सामान्य नंबर पाने वाले, मतलब जैसे हम दर्शकों को समझने के लिए हम बता देते हैं धीरेन्द्र, पहले दर्शक भी ये समझे। जैसे बीपीएससी ने शिक्षक बहाली का रिजल्ट निकाला, मान लीजिए कि 20,000 सीट है, 20,000 रिजल्ट निकालना था। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आए जिनको 60 नंबर आ गया। उस 60 नंबर वाले में चयन करने के लिए, और सीट उनके पास नहीं है, तर्क यही था कि सीट मेरे पास नहीं है, सीट कम है, तो उन्होंने जिसका ज्यादा उम्र था, मतलब कम उम्र वाले को तो फिर हम आगे मौका देंगे परीक्षा में, लेकिन जिसका उम्र ज्यादा है उसको पहले हम बहाल कर देते हैं। उस समय में बीपीएससी ने यही किया कि उम्र को आधार बनाया, और उम्र के आधार पर ऊपर से जितना ज्यादा उम्र वाले लोग थे उसके आधार पर सीट उन्होंने भर लिया। उन्होंने कहा कि जितनी बहाली वैकेंसी थी उतनी हम लोगों ने बहाल कर ली, जबकि सच्चाई ये था कि बहुत सारी वैकेंसी रिक्त पड़ गई, और जो कहा गया कि आप पास करके आइए तब हम आपको इकोमोडेट कर लेंगे, मतलब नौकरी आपको दे देंगे। अरे एपियरिंग कैंडिडेट अलग चीज होता है। अतुल प्रसाद के बारे में हम बार बार इसलिए कहते थे कि अतुल प्रसाद जो है ना जिलेबी की तरह घुमा रहा है, जितना गोल गोल बात करता है अंदर से उतना ही वो उसका दिल काला है, वो एंटी सोसाइटी है। हम तो उस 20 साल से जानते हैं कि अतुल प्रसाद जो है समाज विरोधी आदमी है। अपना बाल बच्चा को विदेश शिफ्ट कर दिया, जैसे भी पढ़ा लिखा के शिफ्ट किया, बिहार से उसको कोई वास्ता नहीं। हमेशा वो निगेटिव थिंक वाले पदाधिकारी में रहे। हम तो शुरू से बीपीएससी में जिस दिन याद होगा तुम लोगों को ट्वीट करता था, हम उसका कहते थे कि देखो ये रंगा सियार है, यार तुम लोग देख रहे होगे तो कहते थे ना ये आदमी सही नहीं है, ये रंगा सियार है, और आज सामने आ रहा है। जो भाई ऐसे बच्चों को, अच्छा कितनी संख्या होगा धीरेन्द्र इस तरीके का जो सेम नंबर रहते हुए उम्र के कारण उनको बाहर कर दिया गया? देखिए सर, ऐसे अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो लगभग 1200 से 1500 के बीच है। और इसमें जो अभ्यर्थी जैसे 1 नंबर से या 2 नंबर से छट गए, कहीं ना कहीं उनका भी सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि आप सारे सीटों को तो भरिए, आप हमें उम्र से तब छांट सकते हैं जब सीट फुल हो जाए, तब आपको अधिकार है कि आप हमें उम्र से छांट सकते हैं। पर जब सीट ही नहीं फुल हुआ है, और गलती तो आपने जानबूझ के ही किया था, आपने अयोग्य लोगों को भर्ती में मौका दे दिया बैठने के लिए, जबकि ऐसा पूरे भारतवर्ष में शिक्षक भर्ती परीक्षा में कहीं नहीं होता है कि जो अयोग्य हैं उनको भी भर्ती परीक्षा में मौका मिल जाए। और आप भर्ती परीक्षा में अयोग्य लोगों को मौका दे दिए, और अयोग्य आज भी छट रहे हैं। आप परसों का भी अगर न्यूज देखिएगा तो लगभग लगभग हर एक जिला से 10 अभ्यर्थी, 20 अभ्यर्थी, और पिछले 7 महीनों से हर जगह से निकल रहे हैं अयोग्य लोग। लेकिन वहीं हम लोग को पीसा जा रहा है, हम गरीब को। हम तो अतुल प्रसाद जी से भी हम मीडिया के थ्रू ये बात बताए थे कि हम गरीब अभ्यर्थियों का शराप मत लीजिए। अच्छा हम जो गरीब हैं, हम धीरेन्द्र हम चाहेंगे तुम अपने घर, तुम्हारे घर लोग देखे भाई कैसे कैसे बच्चे मेहनत करके पढ़े हैं, और उसके पास कुछ है नहीं। हम घर के, तुम्हारे घर का प्लास्टर गिरा हुआ वही हम देख रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि तुम किस तरीके से परिवेश में रह रहे होगे, फिर भी लड़ रहे हो अपने अधिकार के लिए। बताइए, एस्बेस्टस का घर बना हुआ है, उस घर में रहने वाला एक बच्चा है कि कोई हाथ बड़े बाप का बेटा है। सही बात आह लगेगा अतुल प्रसाद को, आह लगेगा नीतीश कुमार को कि गरीब की राजनीति करते हैं, सिर्फ गरीब के से वोट लेते हैं और प्रतिभावान बच्चों को जो है सो बहाल नहीं करते हैं। सर मैं अब यहाँ धीरेन्द्र सर हम देखिए, मैं बिल्कुल सर, देखिए हम लोग एकदम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला है सर। अगर हमारे पास बहुत सोर्स रहता सर तो हम क्यों हाई कोर्ट में आखिर में लड़ते? हम तो कुछ रोजगार करके बैठ जाते। हमारे पास कुछ सोर्स नहीं है, हमारे पास रोजगार ही आखिरी विकल्प है। हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। और यहाँ तक कि सर मैं बता दूं, मैं एक पारिवारिक आदमी हूँ। मेरी शादी हो गई है, मेरे बाल बच्चे भी हैं, और उसके बाद पढ़ाई करना कितना कठिन होता है एक लड़कों के लिए। और इन्होंने किस प्रकार हमें बाहर किया। मैं इस ओर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, बड़े नेता जेपी नड्डा जी को, नेता विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मैं बिहार की ओर अपनी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये गंदी पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे शिक्षक भर्ती पर आप ध्यान दीजिए, नहीं तो बिहार की स्थिति आने वाले समय में बहुत दयनीय होने वाली है। क्योंकि ये क्या हो रहा है, मैं बड़े बड़े जितने भी हमारे नेशनल लीडर हैं सबको मैं बिहार की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं
कि बिहार की जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है ये बिल्कुल राजनीति की बलि चढ़ रही है और यहाँ पे अधिकारियों ने अभ्यर्थियों की मेरिट के साथ हत्या कर किया जा रहा है। अभ्यर्थियों का जो मेरिट है उसका हत्या किया जा रहा है। आज यूपी भर्ती में जो भी हुआ था, आज सिंगल बेंच का कल के डेट में यूपी गवर्नमेंट ने सिंगल बेंच का फैसला नहीं मान के डबल बेंच गए थे। आज डबल बेंच ने भी वही फैसला सुनाया है और उत्तर प्रदेश सरकार को, जो कि तानाशाह वाली सरकार के नाम से जानी जाती है, उनको भी कोर्ट के आगे झुकना पड़ा है। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय योगी जी को, जो कि उन्होंने हाई कोर्ट के डबल बेंच के फैसले को मान के और आज अभ्यर्थियों को न्याय दे रहे हैं। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी मांग करता हूं कि आप आखिर में कब इस पर संज्ञान लीजिएगा। 1 महीने का समय बीत चुका है, अब आगे अगर आप इस मैटर पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए, अवमानना के केस के लिए बाध्य होंगे। और शिक्षा मंत्री से मिले थे? शिक्षा मंत्री से? जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री जी से भी मिले हैं, उन्होंने आश्वासन तो दिया था, बट हमारे शिक्षा मंत्री जी को इस चीज के बारे में डीपली कोई अनुभव ना तो कोई ज्ञान ही नहीं है। मैं क्या बोलूं, ये तो शर्म शर्म वाली बात है। उन्हें हमारे मैटर को बैठ के समझना चाहिए, ये कितना गंदी बात है? जो कि इतना इतना सीट खाली है, आप किसी को अब जन्म तिथि से बाहर कर देते हैं। कोई 8 दिन से बच्चा, अगर उसके माँ ने 8 दिन बाद बच्चा को पैदा किया, आप उसको छांट दिए। कोई 1 नंबर 2 नंबर से कम रह गया, आप उसको छांट दिए। आप भर्ती निकालते हैं, उसको राजनीति का बलि मत बनाइए ना। और मैं जो राजनीति के सलाहकार है ना नीतीश कुमार जी के, उनसे भी मैं ये कहता हूं कि आप अगर बहाली करते हैं ना, तो जो खामियां होती है ना, अगर उसमें 6 लाख बच्चे बैठे हैं और सीटें खाली चल जाती है, आपने 50,000 बच्चों को भले नौकरी दी है, लेकिन वो 5.5 लाख बच्चे नाराज हैं, वो आपके अगेंस्ट में जाएंगे, वो कभी आपके सपोर्ट में नहीं जा सकते हैं। वो निश्चित ही आपके गलत प्रोसेस के वजह से वो निश्चित ही नाराज हैं, क्योंकि आपका प्रोसेस ही सही नहीं है। और आज बताइए, हम कोर्ट से जीत के आए हैं, कोर्ट ने हमारा डिसीजन दिए हुए आज 1 महीना हो गया है, सरकार अभी तक इस पर कोई लेटर नहीं निकाली है। और जहां तक कि वो टीआरई 1 के सीटों को टीआरई 3 में अभी डाल के और उसको भरना चाह रही है। बताइए ये कहां से जायज है? कल के डेट में यहाँ पे हम हाँ, बताइए बताइए। कल के डेट में सर, अगर डबल बेंच में हम अच्छे से और मजबूती से लड़ेंगे तो इन अधिकारियों की और सरकार की खैर नहीं होगी। मैं इस लड़ाई के लिए मैं बोल दिया हूं कि मुझे इस शरीर का किडनी भी अगर बेचना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मिस्टर नानी तागिया जी, जो हमारे जज हैं, माननीय नानी तागिया जी ने हम अभ्यर्थियों के हित में फैसला सुना चुके हैं। और जज का क्या ओहदा होता है, हाईकोर्ट के जज का, ये सरकार भी एक बार अपने विशेषज्ञों से इसके बारे में विश्लेषण कर लें। और अब हम लोग इसके मैटर पर पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल हम अपने सरकार से मांग करते हैं, नीतीश कुमार जी से, कि नीतीश कुमार जी अब यहाँ से हम सबको परेशान मत कीजिए। और जो पूरक परिणाम पर हाईकोर्ट का डिसीजन आया है, आप सभी सीटों पर लगभग 6 से 7 हजार प्राइमरी में जो सीटें हैं, पहले आप उनको पूरक से भरिए टीआरई 1 से, और उसके बाद आप टीआरई 3 के जो बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। अगर आप कोर्ट के विरुद्ध में कोई काम करते हैं तो कल के दिन में हम लोग कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए रेडी हैं। अच्छा धीरेन्द्र, एक भरोसा तुम ले लो, अब तुमको आगे लड़ाई लड़ने के लिए तुमको वकील के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं। पटना के जो हाईकोर्ट के जो बेस्ट वकील होंगे, जितना कम से कम पैसे में वो तुम्हारे केस को लड़े, ये हम कोशिश करेंगे। क्योंकि अब ये लड़ाई बिहार के यूथ की लड़ाई है। और एक बात तुम शुरुआत में कहते कि ये खबर किसी मीडिया ने नहीं चलाई है। सर मैं नाम तो यहाँ नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन बड़े जो न्यूज चैनल हैं, बड़े पत्रकार लगातार जो शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं, मैं उनसे अपनी बात को रखा कि ताकि मेरा आवाज उठ सके और मेरा आवाज सरकार के कानों तक जाए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुझे मना कर दिया। मैं उस दिन से टूट चुका हूँ, मैं उस दिन से समझ चुका हूँ कि यहाँ पे सरकार मीडिया के साथ भी सामंजस्य स्थापित कर चुकी है। अब ये राह जो है, अब कोर्ट के साथ ही हम लोग को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पे सरकार, हमारी आवाज सरकार तक पहुंचेगी। मैंने आपसे संपर्क किया और आप हमारी आवाज को उठाई, इसके लिए मैं आपको मतलब तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूँ, क्योंकि ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। आप जैसे महान, आप बहुत शुरू से मैं जान रहा हूँ आपको, आप इसके मतलब इस क्षेत्र में काफी आप अनुभवी हैं, और कहीं ना कहीं आप ही
जो कल के डेट में बोलते थे कि ये मामला कोर्ट में जाएगा तो ये 6 महीना भी नहीं टिकेगा, और सही में ये 5.5 महीने में, और 1 महीने गर्मी की छुट्टी थी, माई 5.5 महीने में ये सप्लीमेंट्री में सरकार को हार मिली और हम अभ्यर्थी जीत के आए। तो मैं टाइम्स ऑफ स्वराज जो चैनल है, मैं इनको आज तहे दिल से, अपने दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरी आवाज अगर सरकार तक पहुंचती है और अगर कुछ बीच का रास्ता निकल जाता है तो जिंदगी भर मैं नहीं भूल सकता हूं इस कर्ज को। बिल्कुल हमारी आवाज उठनी चाहिए थी, और आज कहीं ना कहीं भगवान ने भी सुन लिया, ऊपर वालों ने भी सुना, और आज हमारी आवाज उठ रही है। और अब हमारी आवाज, उम्मीद है कि आप तक जब पहुंची है तो दबेगी नहीं सर, हमारी आवाज उठेगी। जरूर जरूर, हाँ, ये पूरी कोशिश रहेगा धीरेन्द्र, भरोसा रखने के लिए। बड़ी बात है कि किसी पर आप भरोसा कर रहे हैं। कल से ही हम लगातार ट्राई कर रहे थे कि बात हो जाए। एक बार तुम्हारी बात हुई हमारी, लेकिन हम चाहते थे कि किसी भी परिस्थिति में हम लोग आपस में जुड़े, और जो चीजें हो रही है वो पब्लिक डोमेन में भी जाना चाहिए बाबू, ये बहुत जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया के लोगों को पता नहीं पत्रकारिता का मतलब वो लोग क्या समझते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके की खबरें आनी चाहिए कि किस अधिकारियों का क्या खेल हो रहा है बिहार के बच्चों के साथ, यहाँ के प्रतिभाओं के साथ किस तरीके का वो कुचक्र रच रहे हैं। अरे सरकार को क्या है, सरकार दिखा रही कि हम 2.5 लाख वैकेंसी निकाले, हम 3 लाख वैकेंसी निकाले, हम 5 लाख वैकेंसी निकाले। अरे बाबा, वैकेंसी आप 50 लाख निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? लेकिन जो बच्चे कंपीट कर रहे हैं उसको तो बहाल कर लीजिए, उसके बिना पर आप वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं? ये एक जी बिल्कुल अलग यही तरीके का स्कैंडल है, ये वैकेंसी स्कैंडल है। इसको हम नया नाम आज से दे रहे हैं कि वैकेंसी स्कैंडल। वैकेंसी के नाम पर जो घोटाला चल रहा है बिहार में, उसी घोटाला का परिणाम है कि धीरेन्द्र जैसा एक ऐसा परिवार का बच्चा, जिसके घर पर रहने के लिए शेड बना हुआ है, शेड में रह रहा है बच्चा, तन पर कपड़ा ठीक से नहीं है, पढ़ाई करके किसी तरीके से पढ़ाई करके मेरिट में आता है। अरे पिछड़ों की राजनीति करने वाला, जरा पिछड़ों की भी बात सुनिए ना। कौन अगरा इसका हकमारी कर रहा है? कोई अगरा इसकी हकमारी नहीं कर रही है। सरकार पिछड़ा, पदाधिकारी पिछड़ा, अब तो पिछड़ों का ही सरकार है, फिर पिछड़ों के साथ अन्याय क्यों? चलिए धीरेन्द्र, आपकी इस लड़ाई के साथ हम खड़े रहेंगे, और ये भरोसा रखो, संतोष सिंह जिस लड़ाई में कूदता है ना, उसमें परिणाम जरूर निकलता है, और इसका भी परिणाम निकलेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को बात माननी पड़ेगी। आप लड़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। कोई वकील वगैरह के लिए बकरी और खस्सी बेचने की जरूरत नहीं है। तमाम मित्र को बोल दो, इतना हम 25 वर्षों में इतनी कमाई की है कि किसी वकील साहब के यहाँ चले जाएंगे ना तो फीस भी माफ कर सकते हैं, कम फीस में भी लड़ाई लड़ लेंगे। इसलिए डबल बेंच की स्थिति बने, कंटेम्प्ट में स्थिति बने, तो हम सब लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, मैं हमारे साथ। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।